स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर आएंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है और उसके बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। और आज जब द्रौपदी मुर्मू राजस्थान आने वाली हैं तो ऐसे में बीजेपी का उत्साह देखते ही बन रहा है। बीजेपी के विधायक और सांसद तैयार खड़े हैं, पलक पावड़े बिछाए द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। समर्थन जुटाने के लिए द्रौपदी मुर्मू रोड शो भी करेंगी। इस दौरान बीजेपी के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है और आदिवासी समुदाय की ओर से भी भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। आदिवासी संस्कृति की झलक स्वागत के दौरान भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, राजस्थान आ रही हैं। जयपुर कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगी। भाजपा के सांसद, विधायकों, यहां तक कि आदिवासी समाज के नेताओं के साथ उनकी चर्चा होनी है। चाय पर चर्चा एक तरह से इसे कहा जाए तो वो होगा। बैठक भी वो लेंगी। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन 13 जुलाई को फिर उनके आने का कार्यक्रम बना। कुछ ही देर में वो जयपुर पहुंच भी जाएंगी। जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करने वाला वो समाज है जिसने मुगलों से, अंग्रेजों से संघर्ष करके देश के स्वाधीनता में बड़ा योगदान दिया। आदिवासी जनजाति लोक संस्कृति भारत की ताकत है और द्रौपदी मुर्मू जी का उड़ीसा के एक साधारण परिवार से आदिवासी समाज के महिला का इस तरीके से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय होना, ये उनको पूरी ऊर्जा से सरोबार करता है। आप उत्सव, आनंद और ये महसूस कर सकते हैं किस तरीके से पूरे जनजाति समाज में एक हर्ष की लहर है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों को ये जो बहुत बड़ा तोहफा एनडीए ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम पूरे आदिवासी समाज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और मैं आज आदिवासियों में जो जोश है, जो जोश आदिवासियों में, सारे लोग चारों तरफ से इकट्ठे होकर के आज उनके स्वागत में, द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत में सारे लोग, महिलाओं समेत यहाँ पर सारे लोग पधारे हैं। आदिवासी महिला नेता को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने अवसर दिया है और एक देश का जो एक वंचित तबका है उसको राष्ट्रपति के पद पे लाने के लिए उन्होंने बहुत किया है। हम उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू आ रही है जयपुर में और हम भारी बहुमत से विजय होगी। और देखिए, लवली वधवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, और कितनी देर है द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने में? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है अभी, वो जानकारी यही मिल पा रही है कि जो विमान है वो उड़ान नहीं भर पा रहा है अभी दिल्ली से, जैसा कि एयरपोर्ट के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और दिल्ली लगातार संपर्क में है कि कुछ ही देर में जो विमान है उसकी जो है वो उड़ान भरेगा। और आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, साथ में उनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सभी लोग स्वागत के लिए आतुर बैठे हैं कि कुछ देर में है द्रौपदी मुर्मू जो है वो दिल्ली से जब जयपुर पहुंचेंगी तो उन्हें यहाँ स्वागत किया जाएगा। स्वागत सत्कार की परंपरा के बाद में यहाँ से होटल क्लार्क आमेर जाने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित रखा गया है, जिसमें बीजेपी के जो तमाम मोर्चों के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। जो आदिवासी अंचल की संस्कृति है राजस्थान की, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट के बाहर से लेकर के क्लार्क आमेर तक जो है, होटल तक जो है, वो इस संस्कृति की झलक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और वहाँ
वहाँ पर भी जो है तमाम विधायक सांसदों के साथ में जो तमाम जो काबीना मंत्री हैं, राजस्थान के कोटे से जो सांसद हैं केंद्र में, वो तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितना जोश है। खान साहब, कितना जोश है अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं में और आप लोगों में? निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू जी आज पधार रही है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आदिवासी महिला कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको चुना है और पूरा उत्साह है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, सभी उत्साहपूर्ण तरीके से। ठीक है लवली, आगे भी आप कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिएगा, मैं आपके पास तुरंत ही आऊंगा, लेकिन उससे पहले सहयोगी बाबूलाल धायल भी जुड़ रहे हैं। जिस आदिवासी संस्कृति की झलक आज स्वागत में दिखने वाली है, उसकी आप एक तरह से कह लीजिए कर्टन रेजर कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि हम उसका प्री टीजर देखने वाले हैं। बाबूलाल हमारे साथ हैं, तस्वीरें दिखाएं बाबूलाल। ये स्वप्निल बांसवाड़ा का गैर नृत्य है, देखिएगा आदिवासियों की संस्कृति का प्रतीक है। और जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई शुभ काम होता है, तो आदिवासी इसी अंदाज में नाचते हैं, क्योंकि ये कौम जो है बहुत लड़ाका रही है और जिस दौर में इन लोगों ने संघर्ष किया उसका प्रतीक है एक तरह से। और जब भी इन्हें विजय मिलती थी अपने संघर्षों में, तो फिर इसी तरह का नाच गान उनके इलाके में होता था। तो आप देखिएगा कि हाथों में तलवार थामे इनके कदम थिरक रहे हैं और पारंपरिक वेशभूषा में ये लोग गजब का नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर, लग ऐसा रहा है कि जैसे बांसवाड़ा चल करके जयपुर पहुंच गया हो। अच्छा ये बताइए भाई साहब, ये कब करते हैं? ये जब कोई शुभ काम होता है तब इस तरह का नृत्य होता होगा? ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में आदिवासी लोग होली पर घेर नृत्य किया था। ये आदिवासी का घेर नृत्य है। बांसवाड़ा से ये घेर नृत्य देखिए, यह परमेश्वर मैडा जिलाते हैं जनजाति मंदिर के साथ आई है और हम भारत की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत के लिए हम बांसवाड़ा से आए हुए हैं। हम सब मिलकर हम आदिवासी बड़े प्रसन्नचित है कि हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश की बेटी, आदिवासी की बेटी। आप भी ये नृत्य कर रही थी, क्या आप आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं? बिल्कुल, हम आदिवासी समुदाय से संपर्क रखते हैं और हम आदिवासी इलाके से ही हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी इलाका है और वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में आदिवासी रहते हैं। आज तो आदिवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने जा रही है आदिवासी महिला, और वो भी पहली। जी बिल्कुल, आदिवासी में बहुत ज्यादा उत्साह है और आदिवासी जिस तरह से खुशी मना रहे हैं, आज आपके सामने विदित है कि हम लोग किस तरह से नाच गा के इसको दिखा रहे हैं। तो स्वप्निल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी इस यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू के आने का जो जश्न है वो मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ये कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका पहली बार आया है। बाबूलाल, आप किस पॉइंट पर हैं? क्या रोड शो के दौरान की किसी पॉइंट पर या एयरपोर्ट के आसपास, ताकि जैसे ही बाहर निकले सबसे पहले इस संस्कृति की झलक देखें? जी देखिए, यहाँ पर मैं जेएलएन मार्ग पर से जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो आदिवासी फिर से बोले बाबूलाल। गया खास तौर से, और ये लोग यहीं पर जो है गैर नृत्य करेंगे। जी देखिए, गैर नृत्य की जो प्रस्तुति होगी वो इसी जगह पर होगी। और ये मेरे ठीक पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जेएलएन मार्ग है और जो जवाहर सर्कल है ठीक उसके पीछे एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनको 2-3-4 मिनट मुश्किल से लगेंगे। हालांकि 2 जगहों पर स्वागत जरूर है, लेकिन जो भव्य और आकर्षक जो नज़ारे हैं वो सबसे ज्यादा आपको यहीं पर दिखेंगे, क्योंकि जेएलएन मार्ग पर आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उसका दर्शन यहाँ पर तमाम लोगों को करा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति, वनों की संस्कृति, जंगलों की संस्कृति आज शहर के लोग देखें और ये लोग फख्र का एहसास कर रहे हैं, गर्व का एहसास कर रहे हैं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक और आदिवासियों की रची बसी जो संस्कृति है वो आपको नजर आएगी। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो लोग हैं ये यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत खुशनुमा माहौल है और यहाँ पर भी नृत्य चल रहा है। अब की बार खाली बाल्टी बाहर कौन आई, अब की बार मुझके बाहर निकल करके आए। अमेरिका का दोनों डायरेक्टर मैंने देख राज्य में लग गया। 1 2 3 4
आज कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे स्वप्निल, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर जश्न मना रहा है, उत्सव मना रहा है। वैसे एक खास बात है बाबूलाल, यहाँ पर कहना होगा, देखिए जब भी किसी राजनीतिक दल का कोई दिग्गज चेहरा राजस्थान आता है तो पूरी कोशिश ये होती है कि राजस्थानी संस्कृति की झलक उसको दिखाई जाए, लेकिन मेहमान नवाजी में भी राजस्थान का कोई सानी नहीं है। ऐसे में जैसा मेहमान वैसा स्वागत, और कुछ यही ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जो कल्पनाएं होती हैं आदिवासियों की संस्कृति की, वो आज साकार हो रही जयपुर की धरती पर। एसटी मोर्चा के जितेंद्र मीणा हमारे साथ मौजूद है। लगता क्या है, ये आदिवासियों को रंग दिखाने का एक बेहतरीन मौका आप लोगों के पास में आज? ये आदिवासियों की आन बान और शान का वो प्रतीक है कि आप देखिए कि आदिवासियों के नाम पे इतनी सरकारें बनी, इतने लोग आए, इतने लोग गए, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने, किसी घटक दल ने सोचा, तब जाके आदिवासियों को राष्ट्रपति पद पे पहुंचने का मौका मिल रहा है। अपने आप में खुशी और उत्साह यह राजस्थान में नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त माहौल है। हमारी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सब लोग इस उत्साह में नाच रहे हैं। इतनी भीड़ अंदर है, उतनी भीड़ अंदर होटल के अंदर भी है। आपको लगता है कि पीएम मोदी जी का जो सपना था एक आदिवासी को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का, वो साकार हो रहा है, इसलिए कुछ ज्यादा ही जोश है आदिवासियों में? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही कि उस हर व्यक्ति का जो कहीं पिछड़ गया, उनको आगे लाने का जो मौका शुरू से जिस नीति और नियत से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम जी का हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद का हो, चाहे इस बार हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी जी का हो, ये वो सपना मोदी जी का अब जाके पूरा हो रहा है। कहीं कहीं आदिवासियों में वो लोग जो पीछे रह गए, उनको आगे लाने की मुहिम पूरे समाज में, तो अपील भी करता हूँ वो सारे नेता जो कहीं न कहीं इससे इत्तेफाक रखते हैं, वो धीरे धीरे और पूरी तरह जोश के साथ इनको समर्थन देंगे, जिससे राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बने। क्या लगता है जब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आएंगी तो आप लोग क्या बात करेंगे उनसे? जब आदिवासी समुदाय आज उनके साथ बैठेगा तो क्या चर्चा होगी? चर्चा यही होगी कि जैसे कि उनको मोदी जी ने अन्य घटक दलों जो हमेशा आदिवासियों के साथ रहा, सनातन काल से ही आदिवासी को जो दिया गया उसका विपरीत किया, चाहे वो राम का युग हो, चाहे वो सबरी माता हो, चाहे वो आदिवासी भील राणा पुंज हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो। इस देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की मुहिम हमेशा आदिवासियों में रही और उम्मीद करते हैं हमारी बहन भी वही सपना सार्थक करेगी और देश के लिए जोरदार मुहिम चलाएंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है लवली और बाबूलाल, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। जनजाति समाज जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करने वाला वो समाज है जिसने मुगलों से, अंग्रेजों से संघर्ष करके देश के स्वाधीनता में बड़ा योगदान दिया। आदिवासी जनजाति लोक संस्कृति भारत की ताकत है और द्रौपदी मुर्मू जी का उड़ीसा के एक साधारण परिवार से आदिवासी समाज की महिला का इस तरीके से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय होना, ये उनको पूरी ऊर्जा से सरोबार करता है। आप आज उत्सव, आनंद और ये महसूस कर सकते हैं किस तरीके से पूरे जनजाति समाज में एक हर्ष की लहर है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों को ये जो बहुत बड़ा तोहफा एनडीए ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम पूरे आदिवासी समाज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और मैं आज आदिवासियों में जो जोश है, जो जोश आदिवासियों में, सारे लोग चारों तरफ से इकट्ठे होकर के आज उनके स्वागत में
मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत में सारे लोग महिलाओं समेत यहाँ पर सारे लोग पधारे हैं। आदिवासी महिला नेता को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उन्होंने अवसर दिया है और एक देश का जो एक वंचित तबका है उसको राष्ट्रपति के पद पे लाने के लिए उन्होंने बहुत किया है। हम उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत काफी अच्छा महसूस हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू आ रही है जयपुर में और हम भारी बहुमत से विजय होगी। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में। यह बड़ा अपडेट है। एनआईए रिमांड पर आरोपी रियाज और रियाज साथ ही जो 4 आरोपी हैं उन्हें अजमेर जेल लाया गया है। आरोपी मोहम्मद मोहसिन, वसीम, आसिफ और मोहसिन को जेल भेजा गया है। आज सुबह चारों आरोपियों को अजमेर जेल भेजा गया। हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा के बीच ये चारों आरोपी भेजाए गए। रियाज गौस और फरहान को एनआईए ने रिमांड पर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अजमेर की जो जेल है हाईटेक जेल है और अभेद्य रही है। और ऐसे में जिस तरह का ये मामला रहा, जिस तरह से बर्बर हत्याकांड सामने आया और जिस तरह से इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, पाकिस्तान कनेक्शन की बात चल रही है और एक एक कर कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर हाई सिक्योरिटी जेल में ही इन्हें रखा जा सकता है और इसी कड़ी में उन्हें अजमेर ले जाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? कल तमाम आरोपियों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से 4 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए थे जो जयपुर सेंट्रल जेल में थे। सुरक्षा कारणों के चलते आज सुबह जल्दी 4 आरोपी हैं, मोहसिन खान, वसीम अली, आसिफ हुसैन और मोहम्मद मोहसिन। इन चारों आरोपियों को जयपुर से कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है जो प्रदेश की एकमात्र सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है जहां पर हार्डकोर बदमाश जो है वो कैद है। इसके अलावा जो गौहर चिश्ती का विवादित नाला प्रकरण था उसके 4 आरोपी भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। इसके अलावा नुपुर शर्मा को लेकर एक हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती ने विवादित बयान जारी किया था, वीडियो वायरल किया था, वो आरोपी भी हाई सिक्योरिटी जेल में है। तो कुल मिलाकर उदयपुर हत्याकांड और उसके बाद जो विवादित वायरल वीडियोस मायान मामले थे उन तमाम आरोपी जो है वो अजमेर की गुगरा घाटी स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और यहाँ पर कड़े निगरानी में उनको रखा गया है। रास्ते पर भी अगर देखा जाए इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए सेफ जोन तो बनाया ही गया होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से जब इन्हें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया था तो बाकायदा जिस बख्तरबंद गाड़ी में ये चारों आरोपी थे उसके आगे पुलिस को भी अलर्ट रखा गया था ताकि किसी तरह की रास्ते में कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए। इस लिहाज से तमाम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन चारों आरोपियों को कड़े सुरक्षा घेरे में सुबह जल्दी ही हाई सिक्योरिटी जेल में जमा कर दिया गया था ताकि किसी तरह की बाद में हलचल और भीड़ इकट्ठा ना हो सके। ये चारों जेसी पर भेजे गए हैं अभिजीत, इस दौरान पूछताछ में अलग अलग तरीके से शामिल होंगे। देखिए ये जो 4 आरोपी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं स्वप्निल, इनसे इंट्रोगेशन एनआईए की पूरी हो चुकी है, इसीलिए इनका पुलिस रिमांड नहीं लिया गया था। जिन 3 आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया है और एक्सटेंडेड रिमांड लिया गया है उनसे और डिटेल इंट्रोगेशन होगी और एक बार जब इन से पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद जो इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद है, जो कन्हैयालाल का साथी था जो इस पूरे घटनाक्रम में वारदात में घायल भी हुआ था, उसके साथ इन आरोपियों की शिनाख्त परेड होगी और वो शिनाख्त परेड बहुत संभावना है क्योंकि जिस तरीके से तमाम आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में आ रहे हैं तो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ही शिनाख्त परेड होगी। लेकिन उसमें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है क्योंकि एनआईए अभी और इंट्रोगेशन कर रही है, कुछ और लोगों को हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं, डिटेल इंट्रोगेशन चलेगी। कब एनआईए जो है वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है शिनाख्त परेड का एनआईए कोर्ट में, ये उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि इस कन्हैयालाल हत्याकांड के तमाम आरोपी जो हैं वो उनकी जुडिशियल कस्टडी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल ही रहने वाली है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। एनआईए की टीम ने 9 लोगों के यहां छापा मारा है। सभी 9 लोगों को पुलिस लाइन एनआईए लाई है। अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। 20 जून को निकाले गए जुलूस से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। एनआईए ने पूछताछ के बाद सभी सदस्यों को छोड़ा।
एनआईए ने सभी को आज जयपुर बुलाया है। देखिए वो सवाल जो कि एनआईए की लिस्ट में शुमार रहे हैं पूछताछ के दौरान, उस पर प्रकाश डालते हैं। सवाल यह है कि जुलूस कहां से कहां निकला, इस जुलूस में कितने लोग शामिल हुए थे, क्या प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे लगे थे, अगर लगे थे तो किसने लगाए थे, साथ ही कलेक्ट्रेट पर कितनी देर तक प्रदर्शन चलता रहा और विवादित नारे पर पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा है। ये मोटे तौर पर वो क्वेश्चंस हैं जो कि एनआईए की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में शुमार रखते हैं। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा के पास जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, एनआईए ने जो है आज उदयपुर में कल जब 9 जगह पर छापामारी की और अंजुमन कमेटी के जो करीब 8 से 9 जो मेंबर थे उनको नामजद किया। नामजद करने के बाद में उदयपुर में ही पुलिस लाइन में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद उनको नोटिस देकर के आज जयपुर में सुबह करीब 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया और बताया जा रहा है कि उदयपुर से ये सभी जो भी लोग कल एनआईए ने जिनसे पूछताछ की थी उनसे आज जयपुर में एक गहनता से पूछताछ होगी और पूछताछ में सबसे पहले जो सवाल जो पूछे जाएंगे वे 20 जून को उदयपुर में निकाले गए एक जुलूस के बारे में पूछे जाएंगे कि कौन कौन पदाधिकारी जो थे उस जुलूस में शामिल थे, उनमें नारेबाजी क्या की गई थी, जो नारेबाजी करने वाले लोग थे वो लोग कौन थे। ऐसे तमाम कई सवालों की जो सूची है वो एनआईए ने बनाई है अब तक की जो जानकारी के अनुसार सूत्रों के मुताबिक, और इन्हीं सवालों को इन लोगों से पूछताछ की जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर जो इस पूरे हत्याकांड कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल जो दोनों आरोपी हैं उनके इन अंजुमन कमेटी के सदस्यों से क्या संबंध थे, क्या ये लोग भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब एनआईए जो है इन आरोपियों से खंगालेगी। फिलहाल जो है इन लोगों को नामजद किया है, उनसे पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था, तो हो सकता है कुछ देर के बाद में वे सभी लोग आज जयपुर में आए। जी विष्णु, जाहिर तौर पर वो जो जुलूस है उसका एक अहम कनेक्शन हत्याकांड से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। एनआईए भी उस दिशा में काम कर रही है। कहने का मतलब यह है कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट ये माना जा रहा है कि वो जो जुलूस था उसने दरअसल एक उकसावे का काम किया और जिसके बाद कई लोग जुड़े? देखिए, पूरे मामले में सबसे बड़ी जो सवाल था वो था सर तन से जुदा जो एक नारा था। तो एनआईए ने जब अपनी शुरुआत इस पूरे हत्याकांड मामले में शुरू की तो उसको जीरो से शुरुआत की गई, यानी कि कहां से इस नारेबाजी की शुरुआत हुई। तो ऐसे में एनआईए पीछे की तरफ जा रही है और जहां पे इस जुलूस की शुरुआत हुई है राजस्थान में जिन जिन शहरों में ये नारेबाजी की गई तो जीरो से शुरुआत अपने इंट्रोगेशन को शुरुआत करते हुए एनआईए पीछे की तरफ गई है। तो ऐसे में जुलूस की बात सबसे बड़ी सामने आ रही है कि एनआईए की उदयपुर में जुलूस निकाला गया था जिसमें सर तन से जुदा जैसे नारेबाजी की गई थी। जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन्होंने पोस्ट किया, जिनका समर्थन किया, नुपुर शर्मा का समर्थन किया, ऐसे लोगों के खिलाफ ही नारेबाजी की गई थी। तो ऐसे में एनआईए ने अपनी शुरुआत उसी जुलूस से की है, इसीलिए अंजुमन कमेटी के जो सदस्य हैं वहां पर इन्होंने सबसे पहले उन लोगों को भी नामजद किया है, क्योंकि अब तक 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद में एनआईए ने जब उनसे नाम जो सामने आए उन नामों के सामने आने के बाद एनआईए ने कल छापेमारी की 9 जगहों पर और अपने जो मीडिया को जो ब्रीफ किया गया उसमें बताया गया कि सभी संदिग्धों और आरोपियों के घरों से जहां जहां छापेमारी की गई वहीं पर कुछ लैपटॉप यानी जो डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कई अन्य जो डिजिटल जो उपकरण है वो वहां से बरामद किए। जल्दी एफएसएल की टीम की मदद से एनआईए जो अपने एक्सपर्ट्स की मदद से इनको खोलेगी। और सबसे बड़ी बात, वीडियो जो बनाए गए थे वो कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल भेजे गए, उसके अलावा जिन व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग आपस में जुड़े हुए थे उनमें किस तरह की चर्चा, डिबेट्स और बातचीत और उनके बीच में चैटिंग हुआ करती थी, उन सब के बारे में एनआईए खंगालेगी ताकि जल्द से जल्द इस कड़ी में, इस हत्याकांड में मौजूद हर किरदार जो है वो सामने आ सके और उसकी गिरफ्त होकर के वे सलाखों के पीछे जा सके। तो एनआईए अपनी पूछताछ में इसीलिए लगातार गहनता से, बारीकी से, कड़ी को जोड़ते हुए और ये पूछताछ करी ताकि जब कोर्ट में जब सवाल ये भी है कि देखिए कल जब मुजीब सिद्दीकी के घर पर छापा मारा गया था तो कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन इन 9 लोगों के यहाँ जब छापा मारा गया क्या कुछ मिला है, जैसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स या नारे लिखी तख्तियां या क्या कुछ ऐसा मिला है? और सवाल यह भी है कि क्या इन लोगों को अभी डिटेन नहीं किया गया है? जैसे कल मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया, क्या इन 9 को भी डिटेन किया गया है या किया जाएगा?
देखिए, कल एनआईए की टीम 2 जगह पर काम कर रही थी। पहला, 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करना, जिनमें से 3 रिमांड पर लिए गए, 4 को हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। वहीं पर एनआईए की जो दूसरी टीम थी वो उदयपुर में मौजूद थी, जिन्होंने सुबह 5:30 बजे से अंजुमन कमेटी के सदस्य रहे मोजी सिद्दीकी के अलावा अन्य जो 9 लोग थे उनके वहां पे छापेमारी की। सुबह 5:30 बजे से छापेमारी शुरू की गई थी और उसके बाद में लगातार दिन भर सर्च चली, उनको नामजद करके उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद एक बार फिर से नोटिस देकर के, जो कि जानकारी बताई गई है कि उनको आज जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में रात को जो एनआईए का जो एक प्रेस नोट जारी हुआ था, प्रेस रिलीज जारी हुई थी, उसमें एनआईए का ये कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में जुड़े हुए आरोपियों और जो संदिग्ध जो इसमें पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनको डिटेन किया हुआ है पूछताछ के लिए, उनके घरों से, उनके ठिकानों से एनआईए ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कई अन्य जो उपकरण हैं वो जब्त किए। तो ये एनआईए ने खुद ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने संदिग्धों के घर से, आरोपियों के घर से ये सभी जो उपकरण है वो बरामद किए। तो सभी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जो उपकरण है वो बरामद कर लिए गए और इन्हीं से इस पूरे हत्याकांड के जो तार हैं वो खुलेंगे और जल्द ही कई जो और जो नाम है, चूंकि 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 से पूछताछ की जानी बाकी है। तो ऐसे में हर किरदार हत्याकांड में अपना रोल छोटे से लेकर रैकी करने से लेकर साजिश रचने में, उकसाने में, हर किरदार जो भी जिसने कुछ किया है वो सब नाम एनआईए खंगालेगी। और शायद इसीलिए केंद्र ने तत्काल इस हत्याकांड के बाद फैसला लिया कि इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए। और ऐसे में देखिए, एनआईए लगातार काम कर चुकी थी। राजस्थान पुलिस होती तो शायद इतना तेजी से काम नहीं हो पाता, लेकिन आज शुरुआत में एसआईटी ने भी बहुत तेजी से जांच की। लेकिन अब एनआईए के पास काम एक ही है कि हत्याकांड से जुड़े हुए हर किरदार को ढूंढना, तलाशना, नामजद करना, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाना। जी चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।